हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज की तारीख है 3 फरवरी 2025 और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा खबरें। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आज की प्रमुख घटनाओं के बारे में। राजनीति से लेकर खेल तक, अर्थव्यवस्था से लेकर मनोरंजन तक, हर क्षेत्र की महत्वपूर्ण खबरों को हम इस वीडियो में विस्तार से कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और जानिए आज क्या हुआ खास। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए राजस्थान, बी ओडिशा, सी पंजाब, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ओडिशा होगा। नीति आयोग की राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक FHI 2025 रिपोर्ट में ओडिशा और छत्तीसगढ़ ने शानदार प्रदर्शन किया है। ओडिशा 67.8 के स्कोर के साथ 18 राज्यों में शीर्ष पायदान पर है। छत्तीसगढ़ 55.2 के स्कोर के साथ दूसरे और गोवा 53.6 का स्कोर अर्जित कर तीसरे स्थान पर है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पंगड़िया ने नई दिल्ली में नीति आयोग की रिपोर्ट का प्रथम अंक जारी किया। राज्यों की राजकोषीय सेहत के बारे में समझ विकसित करने के उद्देश्य से तैयार की गई इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक को अग्रणी श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और केरल सबसे खराब प्रदर्शन वाले राज्य हैं। प्रश्न नंबर 2, भारत का कौन सा शहर दुनिया के 31 वेटलैंड शहरों की लिस्ट में शामिल हुआ? ए इंदौर, बी उदयपुर, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों होगा। भारत ने वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और पारिस्थितिकी संतुलन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को साबित करते हुए पहली बार वेटलैंड सिटी के रूप में 2 शहरों को मान्यता दिलाई है। राजस्थान के उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर को यूनेस्को के रामसर सम्मेलन द्वारा वेटलैंड सिटी की सूची में शामिल किया गया है। उदयपुर और इंदौर के शामिल होने के बाद अब दुनिया में 31 वेटलैंड सिटी हो गए हैं। वेटलैंड सिटी का दर्जा उन शहरों को दिया जाता है जो अपने जल संसाधनों, झीलों और वेटलैंड्स के संरक्षण और समग्र प्रबंधन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। यह मान्यता शहरी और ग्रामीण विकास के बीच पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ए माइकल मार्टिन, बी साइमन हैरिस, सी माइकल डी हिगिंस, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए माइकल मार्टिन होगा। संसद में मतदान के बाद माइकल मार्टिन को दूसरे कार्यकाल के लिए आयरलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया। फियाना फेल पार्टी के नेता मार्टिन को उनके नामांकन के पक्ष में 95 और विपक्ष में 76 वोट मिले, जिससे उनकी प्रधानमंत्री पद पर वापसी सुनिश्चित हो गई। अब वे एक गठबंधन सरकार का नेतृत्व करेंगे, जिसमें फियाना फेल, उसके लंबे समय से प्रतिद्वंद्वी फाइन गेल और स्वतंत्र सांसद शामिल होंगे। ये गठबंधन 1937 से आयरिश राजनीति पर हावी होने वाली 2 पार्टियों फियाना फेल और फाइन गेल के बीच लगातार दूसरी साझेदारी का प्रतीक है। स्वतंत्र मंत्री ग्रीन पार्टी की जगह लेंगे, जिसने नवंबर के चुनावों में महत्वपूर्ण सीटें खो दी थीं। 64 वर्षीय मार्टिन ने पहले 2020 से 2022 तक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। गठबंधन समझौते के तहत फाइन गेल के साइमन हैरिस 2027 में प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वाले हैं। हैरिस पहले उप प्रधानमंत्री के रूप में मार्टिन की जगह लेंगी और उनके विदेश मंत्री की भूमिका निभाने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 4, गणतंत्र दिवस के मौके पर कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? ए 5, बी 6, सी 7, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 7 होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर केंद्र सरकार की ओर से पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है। इस बार गणतंत्र दिवस के मौके पर 7 लोगों को पद्म विभूषण, 19 को पद्म भूषण और 113 हस्तियों को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार पाने वालों में 23 महिलाएं हैं। इस सूची में 10 विदेशी और 13 मरणोपरांत पुरस्कार पाने वाले भी शामिल हैं।
देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान में से एक पद्म पुरस्कारों का ऐलान हर बार गणतंत्र दिवस के मौके पर ही होता है। भारत सरकार ने 1954 में 2 नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की शुरुआत की थी। बाद वाले पुरस्कार में 3 श्रेणियां थीं, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग। बाद में 8 जनवरी 1955 को जारी राष्ट्रपति की अधिसूचना के तहत इनका नाम बदलकर पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री कर दिया गया। भारत रत्न और पद्म पुरस्कार वार्षिक पुरस्कार हैं, लेकिन 1978 और 1979 में और 1993 से 1997 तक इसे निलंबित कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में कौन सा राज्य स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरण करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बना है? ए. असम, बी. मिजोरम, सी. त्रिपुरा, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मिजोरम होगा। मिजोरम स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य बन गया है। यह वितरण कार्यक्रम 18 जनवरी 2025 को हुआ, जिसमें राज्यपाल जनरल वीके सिंह ने राजभवन, आइजोल से वर्चुअली भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भाग लिया और 10 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 65 लाख से अधिक संपत्ति कार्ड वितरित किए। मिजोरम में 18 गांवों के 1754 संपत्ति कार्ड धारकों को उनके कार्ड मिले। मिजोरम 24 अप्रैल 2023 को संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला राज्य बन गया। राज्य में अब तक कुल 2909 संपत्ति कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। आने वाले चरणों में मिजोरम में लगभग 35,000 संपत्ति कार्ड प्रदान करने की पहल का विस्तार करने की योजना है। स्वामित्व योजना को प्रधानमंत्री ने 24 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य सर्वेक्षण के लिए नवीनतम ड्रोन तकनीक के माध्यम से गांवों में बसे हुए क्षेत्रों में घरों के मालिक परिवारों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को बढ़ाना था। मिजोरम सरकार और सर्वे ऑफ इंडिया ने 8 जुलाई 2021 को इस पहल पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। 9 दिसंबर 2021 को मौजूदा राजस्व सर्वेक्षणों के बिना गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण शुरू हुआ और 2 दिसंबर 2024 तक पूरा हो गया, जिसमें राज्य के 9 जिलों के 319 गांव शामिल थे। प्रश्न नंबर 6, उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? ए. नरेंद्र मोदी, बी. अमित शाह, सी. राहुल गांधी, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नरेंद्र मोदी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भुवनेश्वर में उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया। उन्होंने जनता मैदान में मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी और राज्यपाल हरि बाबू कंभमपति की मौजूदगी में व्यापार शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा है, पूर्वी भारत देश के विकास में एक ग्रोथ इंजन है। इसमें ओडिशा की अहम भूमिका है। उत्कर्ष ओडिशा, मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव ओडिशा सरकार द्वारा आयोजित एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है, जिसका उद्देश्य राज्य को पूर्वोदय विजन के केंद्र और भारत में एक प्रमुख निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना है। ओडिशा का लक्ष्य 2 दिवसीय सम्मेलन के माध्यम से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करना है, जिसमें 3.5 लाख रोजगार सृजन का अनुमान है। भारत और 12 अन्य देशों के दूतों, निवेशकों और उद्योगपतियों सहित 7,000 से अधिक प्रतिनिधि इस शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 7, जनवरी 2025 में विश्लेषणों के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण किस देश का याला ग्लेशियर 2040 तक लुप्त हो जाएगा? ए. नेपाल, बी. चीन, सी. रूस, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए नेपाल होगा। याला ग्लेशियर, नेपाल के लांगटांग नेशनल पार्क में स्थित, पिछले कुछ दशकों में अपने महत्वपूर्ण संकोचन के कारण हिमनद विज्ञान के अध्ययन का केंद्र रहा है। हालिया विश्लेषणों के अनुसार, ये ग्लेशियर 2040 के दशक तक गायब हो सकता है, जो हिमालय के हिमनदों पर जलवायु परिवर्तन के गहरे प्रभाव को दर्शाता है। याला ग्लेशियर हिमालय का एकमात्र ग्लेशियर है जिसे ग्लोबल ग्लेशियर कैजुअल्टी लिस्ट में शामिल किया गया है। ये सूची 2024 में शुरू हुई थी और इसमें उन ग्लेशियरों को शामिल किया गया है जो गंभीर रूप से संकटग्रस्त हैं या पहले ही गायब हो चुके हैं।
1974 से 2021 के बीच याला ग्लेशियर 680 मीटर पीछे हट गया और इसके क्षेत्रफल में 36% की कमी आई। इसकी ऊंचाई 2011 में 5170 मीटर से घटकर 5750 मीटर रह गई। संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियर संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। भारत ने हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन शुरू किया है। मार्च 21 को हर साल विश्व ग्लेशियर दिवस के रूप में मनाया जाएगा, ताकि इनका महत्व उजागर हो और इनसे जुड़े जलवायु, मौसम और जल संबंधी सेवाएं प्रदान की जा सकें। प्रश्न नंबर 8, सागरमाथा संवाद 2025 कहां पर आयोजित किया जाएगा? ए. कोलंबो, बी. काठमांडू, सी. काबुल, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी काठमांडू होगा। नेपाल सरकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को उच्च प्राथमिकता में रखते हुए इसकी वैश्विक चिंता को लेकर अंतर्राष्ट्रीय बहस की शुरुआत करने जा रही है। इसके लिए सरकार ने 3 दिवसीय सागरमाथा संवाद का प्रस्ताव रखा है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया। इस संवाद के लिए संयुक्त राष्ट्र के साथ समन्वय के करने और विश्वभर से प्रतिनिधियों को बुलाने की बात कही गई है। यह आयोजन 15, 16 और 17 मई को प्रस्तावित किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण हिमालय पर पड़ने वाले असर और इसके उपायों पर इस अंतर्राष्ट्रीय संवाद कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी। नेपाल ने वर्ष 2020 के भी इस तरह के आयोजन की पूरी तैयारी की थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण उस समय इस सागरमाथा संवाद को स्थगित करना पड़ा था। प्रश्न नंबर 9, हाल ही में किसे मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब के वैश्विक सलाहकार बोर्ड का सदस्य बनाया है? ए. सौरभ सिंह, बी. विकास कुमार, सी. जय शाह, डी. इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी. जय शाह होगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के पूर्व सचिव और वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह को 23 जनवरी 2025 को मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब सलाहकार बोर्ड के बोर्ड सदस्य के रूप में चुना गया। जय शाह नए विश्व क्रिकेट कनेक्ट सलाहकार बोर्ड के 13 संस्थापक सदस्यों में से एक हैं, जिसकी अध्यक्षता श्रीलंका के पूर्व कप्तान और एमसीसी अध्यक्ष कुमार संगकारा करेंगे। अन्य संस्थापक सदस्यों में भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली, दक्षिण अफ्रीका के पूर्व सलामी बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ, इंग्लैंड क्रिकेट के पूर्व निदेशक एंड्रू स्ट्रॉस, इंग्लैंड महिला कप्तान हीथर नाइट और जियोस्टार के सीईओ खेल संजोग गुप्ता शामिल हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 10, देश का पहला जैविक मत्स्य केंद्र किस राज्य में बना है? ए. राजस्थान, बी. सिक्किम, सी. केरल, डी. इनमें से कोई नहीं। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।